दिसंबर 17। सोगवार शाम, खौफनाक रात। साहिल समंदर के किनारे लॉस अरीना के एक हिस्से को इस कदर खूबसूरती और दिलकशी से सजाया गया था कि शनाया ये सब देखकर हैरान रह गई। बारबेक्यू जारी था, लकड़ी का बनाया गया हट, और उस पर सर्द रोशनियां माहौल को अलग ही रूप बख्श रही थीं। बैठने के लिए एक जानिब लकड़ी की कुर्सियां और मेज रखे गए थे। दिल की शक्ल में चारों जानिब मशालें जलाकर एक हिस्से को कवर किया गया था। सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जलाई गई थीं। उसके अलावा एक छोटे से हट में छोटा सा मेज रखा था जिस पर फूल खूबसूरती से सजे हुए थे। वहां घूमने फिरने वाले मुकामी और सियाह लोग हैरत से ये सब देख रहे थे। काफी लोगों ने तो तस्वीरें भी लेना शुरू कर दी थी। इतनी तैयारी, वो भी एमा के लिए। शनाया हसरत, रश और दुख की आग में जलने लगी। आज से पहले मासिल का स्टूडेंट्स के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था जितना इस बैच के साथ था, और ना वो कभी स्टूडेंट्स की किसी पार्टी में गया था, और ना शनाया ने उसे कभी इतना पुरजोश और खुश देखा था। वो खुद स्याह रंग की ड्रेस में बहुत ही शानदार और बावकार लग रहा था। स्याह बालों को एक तरीके से सेट किया गया था। शनाया खुद किसी से कम नहीं थी, लेकिन उसे मासिल के चेहरे की चमक के सामने सब फीका फीका लगने लगा। 8 बज चुके थे, सब आ चुके थे सवाए उसके। वो आज खुद कुकिंग कर रहा था। वो जानता था अहमद समुद्री ग़िज़ा कम ही खाती थी, इसीलिए वलेंसिया की मशहूर डिश अपने तरीके से बना रहा था। वो पाइला बना रहा था। वो एक मेज़ के सामने खड़ा था, कोट के कफ़ों को फोल्ड किए वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था। बार बार उसकी निगाहें एमा का रास्ता तक रही थीं। उसके सामने मेज़ पर चावल, साफ़रान, सब्जियां और चिकन के साथ साथ बाकी सारा सामान रखा था। शनाया को लगा उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, पर वो जा ना सकी। मासिल का वजूद उसके लिए मकनातीस की मानिंद था। वो उसे खुद से दूर जाने नहीं देता था। उसे मगन सा काम करते देख वो भी उसके करीब आई। मेरी हेल्प चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत टाइम बाद कुकिंग कर रहा हूँ। बस सब ठीक बन जाए। वो मसरूफ सा जवाब देने लगा। चेहरे पर अलग ही चमक थी। तुम इसमें समंदरी गोश्त क्यों नहीं डाल रहे? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। एमा को नहीं पसंद, और वैसे भी मुझे उसके लिए हलाल खाना बनाना है। मसाला भूनते हुए उसे एकदम अच्छू लगा और वो झटके से पीछे हटा। उसे खांसी का दौरा पड़ा था। वो झुक गया। तुम ठीक हो? शनाया ने उससे कंधे पर हाथ रखते पूछा। उसे पानी पिलाया। उसका सांस जैसे उखड़ सा गया था। वो कितनी देर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते। वो खफा हो गई। रह रहकर एमा नामी बला पर गुस्सा आ रहा था। रोज़ तुम्हें पता है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये मुझ पर सूट नहीं करेंगे। वो एहतजाज करती रही, जबकि रोज़ ने उसकी एक ना सुनी। इस वक्त उससे एमा को मोव रंग की लॉन्ग स्कर्ट पहनाई थी। उस पर हमरंग छोटा सा ब्लाउज, नीचे लॉन्ग बूट्स पहने। जब उससे एमा को तैयार करके उसे आईने के सामने खड़ा किया तो एमा खुद को देखकर साकित रह गई। वो बिल्कुल किसी फेरी टेल की शहजादी जैसी लग रही थी। देखो कितनी अच्छी लग रही हो, कपड़े भी पूरे हैं, खूबसूरत भी। वो वाकई इस वक्त खुले बाल और हल्के फुल्के से मेकअप में इस तरह का ड्रेस पहने इंतहाई हसीन लग रही थी। काश तुम मेरे साथ ऐसे ही चलती, मिस्टर मासिल तुम्हें देखकर बेहोश हो जाते। रोज शरारत से मुस्कुराई तो एमा ने उससे घूरा। और यही मैं नहीं चाहती। एमा ने बालों को बांधकर पोनी की और स्याह रंग का दरमियाने साइज का कोट उठाकर पहन लिया। बाहर काफ़ी ठंड थी। उसके बाद उससे मूव कलर का ही स्कार्फ सर पर जमाया ताकि ठंड से बची रहे। वो अब बावकार लगने लगी थी। रोज उसे देखकर मुस्कुरा दी। तुमने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। वो नस से ना हटा पाया। उससे जितनी तैयारी की सब कुछ उस सासू लड़की के वजूद के सामने फीका लगने लगा। एक बार तो शनाया भी चौंकी थी, जाने वो एमा की किस अदा पे दिल हार गया था। दिलकश तो वाकई थी। मासील ने फूलों के गुलदस्ते से उसका इस्तकबाल किया था, जबकि एमा को हद दर्जा शर्मिंदगी हो रही थी। क्या ये सब उसके लिए किया गया था? पर क्यों? तमाम स्टूडेंट्स की नज़र में उसके लिए सताइश थी, और मासील की आंखें जाने कौन से लोही चमक से लबालब थीं। एमा, ये मेरी दोस्त है शनाया। उससे एमा से शनाया का तारुफ करवाया। शनाया जो खुद भी ब्लैक ड्रेस में थी, इस बात पर उससे मासिल का पासू पकड़ते चिताते लहजे में जवाब दिया। इकलौती फीमेल दोस्त। एमा बस मुस्कुरा दी और मासिल भी। और शनाया, इन्हें तो तुम जानती ही हो। हाँ, कान पक गए हैं मेरे। एमा एमा सुनकर। एमा के चेहरे का रंग फीका पड़ा।
शनाया उसे खुद से बहुत बेजार लगी थी। वो अभी तक उसका बाजू थामे खड़ी थी। साले समंदर से आने वाली हवा में उसके खूबसूरत बाल उड़ रहे थे। वो तरास कद थी, मासिल के साथ एकदम परफेक्ट लग रही थी। वो शनाया को देख रही थी, हाथ में अभी तक फूल थे। रोज़ अपनी फ्रेंड्स के पास जा चुकी थी। उसे अपना आप वहाँ असाफी महसूस हुआ। वो पलटने ही लगी थी जब मासिल ने उसे रोक लिया। उसने शनाया के हाथ से अपना बाजू छुड़वाया और एमा को सामने आग के पास चलती मेज़ की जानिब इशारा किया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वो किसी जेंटलमैन से कम नहीं लग रहा था। उससे एमा को हाथ से इशारा किया। एमा ने रोज़ को देखा। वो मसरूफ़ हो गई थी। उसे मासिल के साथ जाना पड़ा। वह खोकर आई थी, फिर भी उसे ठंड लग रही थी। वो आज तक ये बात नहीं समझ पाई थी, आखिर लड़कियां इतनी सर्दी में खुले सर और पतले कपड़ों में कैसे रह लेती थीं। उसकी सर्दी तो शुरू ही सर से होती थी। मासिल के साथ चलते हुए उसे अपने दिल की धड़कन बढ़ती महसूस हुई। उसके वजूद से उठती कीमती परफ्यूम की खुशबू अलग ही माहौल बना रही थी। शनाया ने जलती आंखों से दोनों को दूर जाते देखा। समंदर की लहरों का शोर उरूज पर था। उससे लगा था एमा को उठाकर समंदर की ऐसी गहराइयों में फेंक दे जहां से वो कभी निकल ना पाए, पर वो ऐसा ना कर पाई। सिर्फ मुट्ठियां भींच कर रह गई। हेज़ल की बात सुनकर अब्दुल जैसे साकित हुआ था। शादी, शादी का लफ्ज़ उसकी समात में गूंजने लगा। वो भला क्यों किसी की ज़िंदगी तबाह करता? उसका शादी से क्या ताल्लुक? कुछ देर खामोशी छाई रही। हेज़ल ने अब तक उसका बाजू थाम रखा था। उसे अपनी पुश पर हेज़ल की निगाहों की तपिश बखूबी महसूस हो रही थी। वो उसकी जानिब इल्तिजाई नज़रों से देख रही थी। अब्दुल ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। बोलो ना अब्दुल, शादी करोगे मुझसे? नहीं। सर जवाब हाजिर था। क्यों? वो फिर से रो देने को थी। डर भी था कि कहीं अब्दुल उससे हवा होकर गायब ना हो जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा था। मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ, टूट चुकी हूँ। शायद तुम मेरे टुकड़े समेट सको। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस हेजल मलिक, मैं कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ जो किसी के दर्द को बांट सके या कम कर सके, और मुझे किसी लड़की को उसके दुखों से निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें एक सहारा चाहिए, जबकि मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। हेजल के दिल पर खोसा पड़ा था। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारा साथ मुझे पसंद है। ये तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दुनिया से बचा लूंगा, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम मुसीबत में ना होती तो अब्दुल कभी भी तुम्हारी पहली तो क्या आखिरी चॉइस भी ना होता। क्या किसी ने उसको बताया वो कितना सफाक था? वो यूं बोलता दिल के अरमानों का खून कर रहा था। फिर वो झटके से दरवाज़ा खोलता गाड़ी से बाहर निकल गया। उससे पूरी कुव्वत से दरवाज़ा वापस से मारा। वो लरज से वजूद के साथ अकेली बैठी रह गई। तुझ पर उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम क्यों उम्र गवा दी हमने। वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वो उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उससे बामुश्किल ही कुछ खाया था। मासिल ने उसे आज से पहले इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा था। उसकी पलकें लड़स रही थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था और एमा को वाकई अपने चेहरे से आग निकलती महसूस हो रही थी। उनका मेज़ लकड़ी की बनी उस बिना छत वाले हट के करीब ही रखा था, जिस पर मिशालें लटकी थीं। उसके अंदर खड़े होने के लिए एक छोटा सा स्टेज बना था, जिस पे बामुश्किल दो लोग खड़े हो सकते थे, और एक छोटा मेज़ रखा था जिस पर फूल बिछे थे। उस स्टेज पर बारी बारी सब स्टूडेंट्स खड़े होकर इंस्टीट्यूट में गुजरा अपना वक्त बता रहे थे। वहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या एंजॉय किया। मैंने मिस एमा से ज़्यादा खामोश और बेनियाज इंसान आज तक नहीं देखा। ये एक 32 साल शख्स था जिसकी एमा से कभी बात नहीं हो पाई थी। कोई इतना खामोश कैसे रह सकता है? सबकी गर्दनें एमा की जाने मुड़ गई। वो गड़बड़ा गई। उसकी ये गड़बड़ाहट मासिल को बहुत पसंद आई। वो अब हथेली पर थोड़ी जमाए उसके चेहरे के सारे रंगों को अपनी आंखों में जज्ब कर रहा था, जबकि एमा दिल ही दिल में अहद कर चुकी थी कि आज के बाद वो कभी मासिल के सामने नहीं आएगी। खाने के बाद अब कहवे का दौर चला था। खाना ऑर्डर किया गया था। सिर्फ मासिल ने एमा के लिए अपने हाथ से बनाया था। वेटर कहवे की ट्रे थामे उनके पास आया तो मासिल बोल पड़ा। मैडम के लिए चाय लाएं। नसें अब भी उस पर जमी थीं। सर, चाय नहीं है। तो बनाओ जाकर। वो यकदम ही सीधा हुआ। वेटर वापस चला गया। कोई पूछता एमा से उसकी जान पर बनी हुई थी और अब तो उससे रोना आ गया था। मासिल की आंखों से झलकता ठाटे मारता मोहब्बत का समंदर उसे बेचैन कर रहा था। वो ऐसी नजरों की आदी नहीं थी।
ना उसे ये सब पसंद था। उसे यकीन हो गया था कि उससे यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आसमान को बादलों ने घेर लिया। वो किसी भी वक्त बरसने को तैयार था। उसकी आंखों में चमकते आंसुओं को देखकर मासिल घबरा गया। क्या हुआ है माँ, तुम ठीक हो ना? वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। मुझे वापस जाना है, सर दर्द हो रहा है। वो सर झुकाकर आंसू पीने लगी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, अभी चाय पियो, मुझे बस 10 मिनट दो। उसके सामने चाय रखी जा चुकी थी। उसकी थोड़ी जैसे सीने से लग चुकी थी। वो ऊपर देखना नहीं चाहती थी। उसके हाथ बुरी तरह लड़स रहे थे। मासील फौरन उठा और चलता हुआ स्टेज तक गया। वो अब सबकी तवज्जो का मरकज था। वहाँ छोटी मेज पर एक माइक रखा था जिसे अभी तक किसी ने नहीं छुआ था। उससे वो माइक उठाया। निगाहें अब भी आंसू सब करती एमा पर जमी थी। मैं वो इंसान हूँ जिसे दुनिया मासील के नाम से जानती है। उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। एमा ने झटके से सर उठाया। वो स्टेज पर खड़ा था। सर्द और सफ़ेद रोशनियों में मशालों के दरमियान वो किसी चराग की मानिंद रोशन था। मैं जिंदगी के इतने साल यही सोचता रहा कि मुझे किसी मजहबी लड़की से मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि मुझे लगता था मजहबी लड़कियां मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएंगी। तेज ठंडी हवा जो बारिश का पैगाम ला रही थी, उस समंदरी लहरों के शोर के अलावा हर शख्स उसकी बात सुन रहा था। आस पास घूमते स्याह भी उसी की जानिब मुतवज्जा थे। और फिर मोहब्बत आनन फानन आई, और मैं साकित खड़ा बस देखता रह गया। एक ऐसी मासूम लड़की की मोहब्बत जो खुद से बहुत बेजार है, जो इंसानों से उकता चुकी है, जो हर वक्त गुस्से में रहती है, जिसे शायद मैं जहर लगता हूँ। वो होले से मुस्कुराया। एमा ने घबरा कर रोज को देखा। वो उसे कहीं नजर नहीं आई। वो शायद फोन सुनने गई थी। लेकिन मैं उस लड़की से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बुत बना बनाकर खुद बुत बन गया था। उसके आने से मेरा दिल धड़कने लगा। उसे लकड़ी की मेज पर रखे फूलों को डालकर कुछ निकाला। ये एक डब्बी थी। उसके अंदर क्या था सब वाकिफ थे। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ खुद से, खुदा से लड़ते लड़ते। मुझे लगता था वो मेरा दुश्मन है, और फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में देखकर लगा कि नहीं, वो शायद मुझ पर भी मेहरबान है, तभी तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा गया। वो अब माइक थामे स्टेज से उधर आया। शनाया ने उसके वजूद को धुंधला होते देखा, जबकि एमा ने खुद को किसी गहरे कुएं में गिरते पाया। वो ना होती जो वो अब थी, तो ये सब उसके लिए बहुत हसीन होता। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं जीना चाहता हूँ। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को आसान बनाने में मेरी मदद कर दे। वो कदम कदम उसकी जानी भरने लगा। वो अपनी जगह से झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ कि वो मासील को फिर से जीना सिखा दे। वो लड़की मुझे अपना बना ले, या वो लड़की खुद मेरी बन जाए। वो उससे करीब आ चुका था। एमा को लगा था वो गिर जाएगी। उसकी टांगों से जान निकल चुकी थी। उससे हाथ रखकर कुर्सी का सहारा लिया। मैं मासील, जो शादी जैसे रिश्ते पर इतबार नहीं करता, मैं आज एक लड़की से कहना चाहता हूँ कि मैं उम्मे ईमान से शादी करना चाहता हूँ, उन तमाम असूलों पर जिन पर वो मुझे अपना ले, जिन पर वो मुझे चलने को कहे। क्या वो लड़की मेरी बनना चाहेगी? उससे वो खूबसूरत डब्बी खोलकर एमा के सामने की। डायमंड की रिंग जगमग कर रही थी। चारों जानिब यश यश का शोर गूंज उठा। उसके चेहरे पर कितने रंग थे। उसे लगता था वो उसे अपना लेगी, लेकिन उसकी खामोशी लंबी हो गई। वो उसे घूर रही थी और मासील ने उन आंखों में फिर से समंदर उमड़ते देखा। शोर यकदम थमा। सब अब एमा का जवाब सुनने को बेचैन थे। खामोशी बढ़ती गई और फिर टूट गई। आपको ऐसे क्यों लगता है मिस्टर मासील? क्या आप जो चाहेंगे वो पालेंगे? इतना जहर खुन लहजा वो साकित रह गया। मौत सी खामोशी छा गई। शनाया चौंक कर सीधी हुई। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। उससे ईमान का हाथ थामने की कोशिश की। हाँ, वो उम्मे ईमान थी। वो झटके से पीछे हुई। मासील के चेहरे पर बेयकीनी से छा गई। मैंने आपको इनकार किया था, बहुत पहले, शुरू से ही। इनकार का मतलब इनकार होता है मिस्टर मासील। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। दूर कहीं बिजली जोर से कड़की। बादल तेजी से अपनी जगह बनाने लगे। आसमान बरसने को तैयार था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी लड़कियों की तरह मेरी ना हाँ में बदल जाएगी? आखिर जानते ही कितना है आप मुझे। वो आज सारा गुबार निकाल रही थी। ये सब करने से पहले आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी, नहीं ना? तो सोचा कैसे आपने ये सब? ईमान को लग रहा था उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। दर्द की एक शदीद लहर उसके सर से उठी। वो पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले गई। वो अपना सर दोनों हाथों में थामती नीचे झुकी।
ईमान। मासील बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा। उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। दूर रही मुझसे, वो फिर से चिल्लाई। अब की बार बादलों ने गरजना शुरू किया। बहुत से लोग जा चुके थे। बहुत सारे लोग अब भी तमाशा देख रहे थे। मैं किसी और की अमानत हूँ, खयानत नहीं कर सकती। बारिश की पहली बूंद गिरी और मासील को अपना वजूद जलकर राख होता महसूस हुआ। और तभी वहाँ रोज आई। एमा, एमा तुम ठीक हो? वो उसकी जानिब बढ़ी। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं एंगेज हूँ। ये भी बताया था मुझसे वफा नहीं होती, फिर भी तुमने इन्हें ये सब करने दिया। वो अब रोज को दूर धकेलती उस पर चिल्लाई। मैं कोई बुत नहीं हूँ जिसे आप बनाकर अपने स्टूडियो में सजा लेंगे। मैं उम्मे ईमान हूँ और मैं किसी और की हूँ। अंगूठी उसके हाथ से छूट कर गिर गई। वो पलटी और भागी। उससे मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। वो मासील की हदूद से दूर निकल जाना चाहती थी। बारिश मूसलाधार बरसने लगी थी। रोज़ी उसके पीछे भागी, जबकि मासील वहीं ढह गया। चारों जानिब जलती आग बुझ गई थी। अब धुआं निकल रहा था जो जल बुझने वाला था। सब राख हो चुका था। मासील। शनाया को समझ न आया उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। उससे मासील के करीब बैठते उसको थामा। जैसे ही उससे मासील को छुआ, अगले ही पल मासील नीचे गिर गया। उसे ऐसा था वो अपनी सांस से भूल चुका था। खूबसूरत शाम बदसूरत रात का रूप धार चुकी थी। वो आज अपना इन्हेलर भूल आया था। आज बहुत अरसे बाद उसे अटैक हुआ था और ये ज़्यादातर किसी एलर्जी या फिर स्ट्रेस से होता था। और इस वक्त उसके साथ जो हुआ था उसका अपनी सांसें भूलना बनता था। मासील, मासील आंखें खोलो, सांस लो। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जबकि बारिश में दोनों का वजूद पूरी तरह भीग चुका था। 3 घंटे बाद वो दोनों अस्पताल में थे। वो अब ठीक था पर पथरा सा गया था। कोई किसी की इतनी मोहब्बत को ऐसे कैसे धत्कार सकता है? वो किसी और की कैसे हो सकती थी? क्यों उसे कभी मासील की मोहब्बत नजर नहीं आई? वो रोना चाहता था पर वो मासील तबुत सास था। वो कैसे रो सकता था? वो सपाट चेहरे के साथ ग्लास विंडो पर बहता बारिश का पानी देख रहा था। उसे इस वक्त अपने आप और उस रात से नफरत हो रही थी। क्या सोचा था उससे और क्या हो गया था? भला उससे कैसे सोच लिया था कि अगर ईमान उससे हंसकर बात कर लेती थी तो वो उससे भी मोहब्बत करती या उसकी मोहब्बत कबूल ही करती। वो पत्थर दिल थी। उससे आज तक मासिल का दिल नहीं रखा था। आज वो पूरे मासिल को कैसे रख लेती? और उसे कैसे पता ना चला कि वो किसी और की थी? उसे तो आज तक वो अपने आप की भी नहीं लगी थी। ईमान की बातें किसी हथौड़े की तरह उसकी समाज से टकरा रही थी। ऐसे लग रहा था उसका दिल निकाल कर कांटों पर फेंक दिया गया हो और फिर किसी बारीक कपड़े की तरह उधेड़ दिया गया हो। उसे ईमान का वो रूप नहीं भूल रहा था। उसे लगा था वो मर जाएगी। क्या मेरा वजूद इतना गलीज है? उसे यकदम उससे नफरत महसूस हुई। उसने खिड़की के परे आसमान को देखा और फिर आसमान पर बसने वाले को पुकारा। नफरत, नफरत और बस नफरत। मुझे यही मिला। उसे सांस लेना चाहा पर आंसू का गोला गले में अटक गया और वो सांस न ले पाया। चलो मासील, घर चलते हैं। शनाया ने आकर उसका बाजू थामा। मासील ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया। वो बुखार से तप रहा था। उसे पहले ही पिछले दिनों बुखार था और आज तो फिर वो बारिश में भीग गया था। खुदा किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? वो चिल्लाया और उसके साथ उसका फिर से सांस उखड़ा। सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती थी। उससे खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। शनाया ने उसकी कमर से लाई और उसे इन्हेलर दिया। उसका दिल कर रहा था वो उम्मे ईमान उर्फ एमा का जाकर मुंह नोच ले। वो रोना नहीं चाहता था लेकिन तड़प रहा था। वो कैसे किसी और की हो सकती है? मुझे लगा था उसे मेरे लिए भेजा गया है। वो किसी जिद्दी बच्चे की तरह अड़ गया था। दरवाजे पर मुसलसल बेल हो रही थी। ईमान का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे माइग्रेन का ऐसा अटैक हुआ था कि उसे लग रहा था आज उसके दिमाग की सारी नसें फट जाएंगी। वो मेडिसिन ले चुकी थी लेकिन अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और अब वो अपने मामूल के ट्राउज़र शर्ट में थी। आंखें सूज चुकी थीं। रोज़ उसे घर तो ले आई थी पर वो बुरी तरह नाराज़ थी। वो उसे दवा देती अपने कमरे में चली गई। उसका यकीन था ईमान ने मासिल के साथ ज़्यादती की है। ईमान को आज की रात किसी अजाब की माने लग रही थी। दरवाजे पर होती मुसलसल बेल उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी। वो उठी और जाकर दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा तो शनाया को बाहर खड़ा पाया। उसका सर फिर से घूमा। वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी पर शनाया भीगी हुई थी। वो वहीं खड़ी रही और बेल बजाती रही। मजबूरन ईमान को दरवाज़ा खोलना पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला
शनाया उसे दिखते ही गजबनाक होती अंदर आई। ईमान को लगा था वो मासिल की सिफारिश करने आई है, लेकिन उससे अंदर दाखिल होते ही ईमान को जोरदार धक्का दिया कि वो पहले सड़क पाई और घूमकर दाएं जानिब रखे मेज पर गिरी। उस पर एक वसीम भारी मूर्ति रखी थी। वो ईमान की पेशानी पर लगी और ईमान दर्द से करा उठी। वो बामुश्किल खड़ी हुई। समझती क्या हो खुद को? कोई हूर बुरी हो या कहीं की शहजादी हो? शनाया बुरी तरह चीख रही थी। पहले तुमने मासिल को मुझसे छीना, अपनी अदाओं में फंसाया, और अब तुमने उसे इतना बड़ा जख्म दिया। तुम्हारी वजह से वो आज मौत के मुंह में जाते जाते बचा है। वो उस पर चिल्ला रही थी, जबकि ईमान ने अपनी पेशानी थाम रखी थी, जिससे खून उबलने लगा था। शोर की आवाज़ सुनकर रोज वहाँ आई और ईमान के बहते खून को देखकर उसकी आंखें फट पड़ी। मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने गवा दिया। आज के बाद यहाँ नजर मत आना। वो बेखौफ चिल्ला रही थी। गेट आउट। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं। बिल आखिर रोज आगे बढ़ी। उसे मासील अपनी एमा से ज्यादा अजीज नहीं था। इस मनहूस लड़के को गेट आउट करो। कर्ज चाहिए। जब से आई है जिंदगी अजाब बन गई है। वो ईमान की जानिब इशारा करते बाहर निकली। रोज से दरवाजा बंद कर दिया। वह ईमान की जानिब बढ़ी। उसकी हथेलियां खून से भर चुकी थीं। वह फर्श पे बैठी फूट फूट कर रोती थी। शायद वो इसी लायक थी। वो कर्ज सी, हमेशा से, सबके लिए।